सर हाँ जी। सर मैथ्स के पेपर में हम्म। जो हमें सॉल्व करने की शीट मिलती है वहाँ पर ना, क्वेश्चन पेपर ही होता है, उसी में स्पेस होता है। उसी में सॉल्व करना होता है सर। हाँ हाँ। ओके सर। सर हाँ जी। सर जो हमारा अकाउंट्स के जो सैम्पल पेपर है वो 2018 वाले वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गए पुराने। अकाउंट्स का तो संजीव भैया से पूछो ना भाई, अकाउंट्स का मेरे से क्यों पूछते हो आप? अकाउंट्स में क्या रिवाइज हुआ इस बारी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। आप व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ लोगे ना अनुषा? यस सर। हाँ। तो मान लो आप उस 2000 आपने नया सिलेबस किया, आप 2018 पेपर कर रहे हो, तो उसमें कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सर उसमें रेशियोज है। हाँ तो फिर ऑब्वियस सी बात है, और तुम्हारी बुक में है नहीं वो, नो सर। फिर हो गया रिवाइज फिल सिलेबस। ओके सर। पेपर 1 कल कौन सा क्वेश्चन चल रहा था बोलना? जल्दी बोलो चेक करके। 28 करना था। 28। क्योंकि आज देखो पेपर 2 मॉक टेस्ट हो गए, एक और हो जाएगा, तो बिल्कुल लास्ट वाला 2020 दिसंबर हुआ है वो वाला ट्राई मारेंगे। देखें, पूरा करने की कोशिश करें। 28 ही करना है ना, ध्यान से देखो। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार ही ऑलरेडी अभी गया परमोटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, बस वर्ड तो बदल दिया वैसे उसने। वो बोल रहा है कॉलेज में से 4 अल्फाबेट लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं, बस कॉम्बिनेशन के तरीके बताने हैं, मतलब कॉम्बिनेशन तो सिर्फ सेलेक्ट के तरीके बताने हैं। और अगर इसमें रिपीटेशन नहीं होती तो ये घटिया क्वेश्चन था, जैसे इसमें 2 एल हैं 2 ई हैं, रिपीट तो हो रहा है ना होती। मान लो ये 7 अल्फाबेट का वर्ड है, तो साथ में कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो साथ में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके 7C4 सीधा हो जाता है। लेकिन आपको ही पता है सर रिपीटेशन है, तो अब इसमें तो केस बनते हैं, यहाँ 2 एल हैं, ध्यान से देख लेना, ये एक स्किल क्वेश्चन होता है। ऐसा रिपीट में किया हमने, दोबारा चेक करो, वर्ड बदला हुआ है लेकिन इसको। सर इसमें 2 एल हैं 2 ई हैं, एक सी है, एक ओ है, एक जी है, ठीक है भैया, 4 और 3 7, ये हो गया, ये है इस तरह से। अब वो बोल रहे हैं 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं, तो भैया 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने के तो तरीके हैं ना, या तो पहला केस 2 अलाइक वाले सेलेक्ट पेयर करोगे, 2 पेयर ऑफ अलाइक, एक जैसे वाले 2 पेयर सेलेक्ट कर लोगे, तो 4 अल्फाबेट हाथ में आ गए, और सिर्फ सेलेक्ट करने, अरेंज नहीं करने, ध्यान देना। या सेकेंड केस, एक 1 पेयर ऑफ अलाइक, 1 पेयर ऑफ अलाइक और 2 डिफरेंट सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ एक पेयर है लाइक का, तो 2 अल्फाबेट आ गए, और 2 डिफरेंट सेलेक्ट कर लिए, 2 और 2 4 आ गए। याद आ रहा होगा, अभी करा हमने, ये चारों के चारों डिफरेंट कर लोगे, ठीक है भैया। अब एक बारी दोबारा से जरा फोकस करो, फोकस करो। 2 पेयर अलाइक के सेलेक्ट करने हैं, और पेयर 2 ही हैं, यानी इन दोनों में से दोनों ही उठाने हैं हमें, तो 2 में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 2C2, ठीक है भैया। ये 4 अल्फाबेट आपके पास आ गए, सेलेक्ट करने के तरीके बताने, अरेंज के नहीं बताने। मैंने क्वेश्चन ये भी लिया था और बुक में नहीं था, मैंने कहा था अब इन्हें मान लो अरेंज भी करना हो, तो 4 अल्फाबेट ये वाले हाथ में आ गए तुम्हारे पास, उसको अरेंज करने के इतने तरीके, और उसमें 2 एल का और 2 ई का रिपीटेशन हटा दो। लेकिन उसने सिर्फ सेलेक्ट के पूछे हैं भैया, ध्यान देना। अब तुम्हें 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं, तो ये भी तो हो सकता है एक अलाइक वाला पेयर सेलेक्ट कर लो और बाकी 2 डिफरेंट अल्फाबेट सेलेक्ट कर लो। तो अलाइक पेयर 2 में से कोई एक सेलेक्ट करोगे, उसके कितने तरीके, 2C1। जब कर लिया, मान लो कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, अब ध्यान देना, अब डिफरेंट लेटर कितने बचे हैं, 3 मत बोलना, ठीक है भैया, क्योंकि 3 ये और एक और ये बचा हुआ है, अब इसे एक में ही काउंट कर लो, ठीक है भैया। तो 4 डिफरेंट में से आप जो भी 2 2 लेटर सेलेक्ट कर सकते हो, उसके तरीके 4C2। चारों डिफरेंट लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो डिफरेंट लेटर कितने, 1 2 3, कमजोर बच्चा तो 3 कह के छोड़ लेगा। सर डिफरेंट लेने हैं तो एक ही यहाँ से उठा लो, एक एल, ये तो अवेलेबल तो है ही, तो 5 एक्चुअली डिफरेंट लेटर है, 5 में से कोई भी 4 ले लो। इतने तरीके आपके पास 4 लेटर सेलेक्ट करने के, जिसे एक बारी में, एक और अगले लेवल पे जाऊं,
जैसे एक बारी में हम काउंट नहीं कर सकते। बच्चा बोले 7C4 कर लो ना, क्या दिक्कत है? और तुम्हें पता है 7C4 में तुमने डिफरेंट वाले लिए कि तुमने सेम वाले लिए, क्योंकि सेम वालों में तो फिर वो रिपीटेशन सब गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो इसलिए केस बनाने का करना पड़ेगा। अगर सेम वाले लिए तो ये तरीके, एक सेम बाकी डिफरेंट लिए तो ये, और चारों डिफरेंट लिए तो ये। और अब ये या तो ऐसे लेके या ऐसे, यानी ये सारे तरीके होंगे ऐड। 2C2 NCN सबको पता है 1 है, दो में से दो चीजें सेलेक्ट करने का तरीका। या दो को एक बारी लोगे, चार को दो बारी लिखोगे, एक एक कम करके 4 3, नीचे 2 1, है ना? ये आ गया 12। और 5C4 5C1 हो जाएगा जो कि 5 है। तो 12 5 17 और एक 18 18 वेज है, 18 वेज है ये चार अल्फाबेट सेलेक्ट करने में। जो देख के हो रहा है भैया देख के, लेकिन ऑप्शन जरूर लिख देना, प्रैक्टिस सही रखना, क्योंकि पेपरों में जो सब सीखने के बाद जो अभी आउटपुट आ रहा है वही पेपर में हाथ चलेगा। आप थोड़ा और होच पोच करोगे, जल्दबाजी में होगे तो। कार्डिनल नंबर काउंटिंग ऑफ मेंबर इन सेट होता है। बोलता है A क्रॉस B के मेंबर की काउंटिंग बता दो। कार्डिनल नंबर मतलब ए में आप देख रहे हो 5 मेंबर है, बी में 4 मेंबर है, यानी A क्रॉस B में 20 आ जाएंगे ना, 5 4 20, यानी कार्डिनल नंबर 29 का ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट 30 सेट है आपके पास, उसके सबसेट पूछ रहा है। आपको पता है किसी सेट के कितने सबसेट बनते हैं? 2 की पावर n। ठीक है, इस सेट में कितने मेंबर है? n का मतलब नंबर ऑफ मेंबर इन सेट है, 8 मेंबर है सर। अच्छा गिन लेना, कई बार 1 2 3 4 और बीच में 5 गायब है, फिर 6 7 8, तुम्हें लगा 8 है, गड़बड़ होगी। ध्यान से फोकस बना लेना, 8 है। कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 8। ठीक है 64। 2 की पावर 8 64 क्यों आएगा? सॉरी 6 हो गया 64। 7 128 256। ठीक है भैया, आंसर सी पार्ट। 31 एक फंक्शन दिया हुआ है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन तो आप अच्छे से गलत कर सकते हो, और छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और एफ ऑफ 2 पूछ रहा है। अब किसी ने डाला 2 तो उसने कहा नीचे भी 0 हो गया, नीचे भी 0, नॉट डिफाइंड लिख दे या 0, कुछ भी बोल रहे हो आप। अरे ऐसे नहीं होता भाई, फंक्शन सिंप्लीफाई कर। ठीक है भैया, ध्यान से देखो, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जा रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 कट गया। एक्चुअली ये फंक्शन का मतलब एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 है। ठीक है भैया, अब x प्लस 2 है एक्चुअली ये फंक्शन, और फंक्शन की 2 पर वैल्यू निकालनी है, आप 2 डाल दो आप। तो आंसर कितना आ गया? 4। सी पार्ट आंसर। नेक्स्ट 32 7 77 777 2 एंड टर्म सब निकालना है। कम लाइनों में करने की कोशिश करनी है आपको। टाइप सबने कई कई बारी सुन रखा है 11 से अब तक। सर 9 बनाना है, पहले 7 कॉमन 1 दिख रहा है 111, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, 10 सर दिख रहा है 9 99 999, ये हो गया। एंड टर्म में ध्यान देना। फिर 7/9 करो, 1 सेकंड करो आप। चलो फिर 7/9, और इस लाइन को सर यहीं देख लो यार, 10-1 लिख सकते हैं, 99 को 100-1। अब सब बातें तो पता है सर। 10 100,000 चलेगा, एंड ब्रैकेट है, एंड टर्म होगी जीपी है, और जीपी में कॉमन रेशियो 10 1 से बड़ी है, 0.1 वाला नहीं है, 0.111 वाला। ठीक है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है, तो ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1, और उसके बाद 1 1 n ब्रैकेट में n बारी माइनस हो रहा है। ठीक है भैया, तो 1 2 बारी माइनस में हो तो -2 हो जाता है ना, तो n बारी है तो -n, कहीं दिक्कत है तो बोल लेना। ये यही मतलब कम लिख के 10 -1 9 हो जाएगा। अब ये देखना है ब्रैकेट खुला आंसर है कि कॉमन वाला आंसर है। तो पहला तो चलो खुला दिख रहा है और सारे ब्रैकेट खुले से दिख रहे हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके ऑप्शन मैच करने का जो टाइम लगता है। तो ये आ रहा है 7/81, 7/81। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सी दिख रही है। ठीक है, ये वाली आ गई डी पार्ट। ठीक है, ब्रैकेट भाई कैसे भी खोल सकते हो तुम, तो हमने वो पहले चेक कर लिया। तो 7/81। ठीक है भैया, और ये 10 इस 7 से मल्टीप्लाई ना करा के इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया ना, 10 की पावर n+1 माइनस 10 1 10, ये ऐसे हो गया। और 7/9 की n से मल्टीप्लाई, 7/9 n। ठीक है भैया, माइनस में आया, माइनस में, तो ये भी नहीं है, डी भी नहीं है, ध्यान देना। वो कर तो लिया ही है, फोकस मैच करने पे करना। ठीक है भैया, सी पार्ट आंसर हो गया, सी पार्ट। 33
जल्दी तो करना है लेकिन ध्यान से भी करना है, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं कर देना। The sum of n term of NAP is 3n square minus n. n टर्म का सम 3n square minus n। फिर उसने एक अलग से हिंट और दे दिया, कॉमन डिफरेंस 6 है, बोलता है तीसरी टर्म बताओ। एक मिनट थ्योरी सोचना भैया, देखो n की जगह 1 डालोगे s1 आ गया, और s1 पहली एक टर्म का सम है, S1 पहली एक टर्म का सम है। बच्चा ना मतलब वो हमेशा की तरह से जैसे 10 से करता है, अब S2 डालूंगा S2 निकालूंगा, फिर पहली दो के सम में पहली एक का सम हटाऊंगा, सेकंड टर्म आएगी, ऐसी थर्ड निकाल लूंगा और आंसर कर दूंगा। क्यों टाइम खराब कर रहा है? ये पहली एक टर्म का सम है, और पहली एक टर्म का सम तो पहली टर्म है, यानी ये A1 और S1 सेम है 2, और ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप तो सोच रहे हो यार ये पहली टर्म है, और कॉमन डिफरेंस है दे रहा है भाई तू सामने से, तो पहली 2 है तो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14, तीसरी टर्म पूछ रहा है 14, 14 हो गई। ठीक है भैया, सी पार्ट, दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन। आप जानते हो 4 अर्थमेटिक मीन ऐसे नंबर हैं कि बीच में डाल दे तो एपी बन जाए, और इसका शॉर्टकट बताया मैंने आप कि हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 1D होता है, ये 1D है। ठीक है, गिन लेना, ऐसे नहीं कि 4 टर्म है तो आपको लगे डिफरेंस 4D होना चाहिए, कि 4 है तो 4D, ऐसे नहीं होता, एक ज्यादा होता है। तो आप तो गिन ही लो, 4 5 इतना ही तो पूछता है। तो देखो अगर इस टर्म में इस टर्म को माइनस करोगे तो बीच में 5D बैठे, यानी माइनस करके 5D आएगा, तो 18 माइनस 3 15 इज इक्वल 5D, और D आ गया आपके पास 3, और D3 आ गया, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 3 15, 6 9 12 15। ठीक है भैया, तो ऑप्शन देख लो, 6 9 12 15 बी पार्ट आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मिनट ऐसे भी सुनो, बताया था वैसे तो, लेकिन देखो 11th में तुमने बहुत पढ़ा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम को आप सिग्मा एन कहते हो। ठीक है, जिसका फॉर्मूला एन एन प्लस 1/2 होता है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम को 1 स्क्वायर से एन स्क्वायर तक का सम, इसे आप सिग्मा एन स्क्वायर कहते हो। इसका फॉर्मूला लगभग ऐसा सही होता है ना, एन एन प्लस 1, ये दो ब्रैकेट सेम, एक बढ़ जाता है 2n प्लस 1/6। भूल रहे हो तो एक बार रिकॉल तीनों कर लो ना। और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब को सिग्मा एन क्यूब कहते हो, और उसका फॉर्मूला इस वाले का स्क्वायर होता है, बस ऐसे रटाफिकेशन में एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, है ना। तो उसने तो सिग्मा एन स्क्वायर पूछा भैया, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, तो ए पार्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 36, ए सेट दिया, बी है, सी है, बोलता है ए माइनस सी क्रॉस बी बता दो, तो ए माइनस सी देखो यहीं से उठा लो, ए सेट में सी के सारे मेंबर छोड़ देने हैं, जो बच गए वो ए माइनस सी के मेंबर है, तो पहले ए माइनस सी, ए में सी के मेंबर 1 3 5 छोड़ दिया, 2 4 बच गया, 2 4 बच गया। अब ए माइनस सी की बी से क्रॉस करा दो, बी में ऑलरेडी 2 4 है, ए माइनस सी में भी 2 4 है। ठीक है, अब क्रॉस कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 2 2 2 4 4 2 4 4। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से मैच कर ले, कई बार क्या होता है आसान है बड़ा घटिया माइंड में ही करके, और जल्दबाजी में ऑप्शन गलत मार्क कर दी। ठीक है भैया, तो देखो ये वाली डी पार्ट 2 2 2 4 4 2 4 4 डी पार्ट। नेक्स्ट 37, अब उसने कहा x की पावर k फंक्शन है। अब देखो ना, डेरिवेटिव मैंने स्किप किया तो भैया क्या यार, क्या क्या कराने में टाइम लगा देता, और नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ही बेकार आता है, लेकिन आप ये भी भूले हो तो फिर क्या कहेंगे। वो कह रहे हैं सर फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पर वैल्यू 10 है, इतना घटिया क्वेश्चन, तो के बता दो यार, फंक्शन का डेरिवेटिव तो तुम्हें हमेशा ही निकालना आता है, मतलब x की पावर k का कौन सिखाएगा तुम्हें, अब k x की पावर k माइनस 1। सर वो डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इतना तो हमें भी पता है, 1 डाल लेंगे वैल्यू आ गई, वो 10 दी हुई है 10 के इक्वल रख दो, क्या आ गया, तो लो भाई x की जगह 1 डाले तो राइट भी डाल दो, और इतना तो आप जानते हो 1 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहता है, यानी फंक्शन की डेरिवेटिव की 1 पर वैल्यू हमारी k आ गई है, और वो कह रहा है 10 है, यानी k 10 है, ए पार्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है ध्यान देना, x एट x t डिपेंडेंट है, y t डिपेंडेंट है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, dy बाय dx पूछ रहा है, सबको पता है dx बाय dt निकालोगे, dy बाय dt निकालोगे, आपस में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, पहले dy बाय dt क्योंकि ऊपर रखना, उल्टे पुल्टे का भी ध्यान दे लेना, तो dy बाय dt पहले कर देता हूँ, t स्क्वायर का 2t 2 का 0, और t के रिस्पेक्ट में t का 1 आएगा, पूरी चीन लगाओगे भी तो, है ना, और dx बाय dt 2t का t आ जाएगा, क्या घटिया क्वेश्चन है, दोनों को डिवाइड करोगे
तो दिख रहा है वो 2 से 2 कट जाएगा, टी आंसर बना, टी आंसर dy बाय dx टी, ए पार्ट। 39 इंटीग्रेशन देखो 2x + 1, जो तुम में से कुछ बच्चों को एकदम से देखते ही ध्यान आएगा ना कि सर नीचे फैक्टर है, पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते। ठीक है भैया, अरे भाई रुक जा, पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता था, बहुत बड़ी ट्रिक है वो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आना तुम्हारे लिए, बहुत हल्के हल्के पहले समझना। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मान लो अटक रहा है, किसी भी वजह से अटक रहा है, तो ये कोई 10 लाइनों का क्वेश्चन नहीं है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। एक बार बस ये सोचना, फिर दोबारा देखना। अब बहुत प्रैक्टिस पे होते तब भी मैं ये कहता, और मैं कह रहा हूँ 11th 12th की प्रैक्टिस पर भी सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से होने हैं। अरे भाई पार्शियल तो तब लगता है जब नीचे ज्यादा बड़ी पावर हो, ऊपर छोटी हो। ये भी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है। ठीक है भैया, है तो वैसे ऐसा ही, है तो वैसे ऐसा ही, लगाने को मैं पार्शियल लगा सकूं, क्यों लगाऊंगा। अरे पहली दूसरी एक्सरसाइज में खत्म हो रहा है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी 12th क्लास। ब्रैकेट खोल दो, नीचे टी है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, दिख चुका होगा कईयों को पहले से। बहुत छोटा होता है, कोई बड़ी ट्रिक तो लगनी ही नहीं है। 2x + 1 dx इज इक्वल है dt। x नीचे वाला t, ऊपर वाला dt, ऊपर वाला dt हो गया, नीचे वाला t हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t है, t की वैल्यू वापस डाल दो, log x² + x + c है। ठीक है भैया, यानी आंसर आ गया बी पार्ट 40। अब देखो ये पूछेगा, ये x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6/6, डेफिनेट का क्वेश्चन है, 2 और 0 डालना है। तो पहले 2 डालो, 2 की पावर 6 हो गया 64/6, और फिर 0 डालोगे तो 0/6, यानी ये 32/3 आ गया। ठीक है भैया, ए पार्ट। ये दोनों मॉक टेस्ट पूरे हो गए, ये दोनों मॉक टेस्ट पूरे हो गए। मैं क्लास पूरी होते ही आपको 2020 का पेपर मैंने टाइप करा लिया है। ठीक है, ये आपको सेंड कर दूंगा 2020 का। अभी इसको कराता हूँ पहले, जितना होता है मैक्सिमम आज। ठीक है, ये 2 मॉक टेस्ट थे, 2 मॉक टेस्ट थे जो अभी हुए। अब ये 2020 का पेपर है। एक सेकंड रुक जाओ बस। टू 2020 हेडिंग लिख लेना, इसकी पीडीएफ में ऊपर हेडिंग ये नहीं दी है हमने टाइप में। 2020 का पेपर है। ये पेपर होते क्या है थोड़ा सा सुन लो। जो भी एमसीक्यू पेपर है वो स्टूडेंट को बाहर लाने के लिए नहीं मिलते। कहने का मतलब ये कोई भी पेपर ऑफिशियली सीए इंस्टीट्यूट ने बाहर दिया नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं उनके पास आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं वो छोड़ो। लेकिन वो जब भी जहां भी देते हैं ना, तो उसके ऊपर वो लिख देते हैं, भैया मेमोरी बेस पर कुछ स्टूडेंट ने हमें आके बताया तो हमने दिए क्वेश्चन। और उसमें वो एक आधा जानबूझ के हटा देते हैं कि वो मान लो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन गायब कर देंगे कि भाई स्टूडेंट को याद 2-3 नहीं थे, बाकी थे, हमने अलग अलग स्टूडेंट से पूछे और ये डाटा हमने बना के सर्कुलेट कर दिया। ऐसे चलता है। तो अवेलेबल ही होते हैं, कहीं कहीं लोगों से हम लोगों को भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो जो मिस किसी ने करे हुए करे हुए हैं, बाकी ये पूरा पेपर है। ठीक है भैया, तो एक आधा कोई मिस दिखता है इसमें तो वो किसी के भी पास नहीं है, कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन तेजी से करेंगे। A/B 9:4 है। ठीक है, तो आप भी देख रहे हो रेशियो ए और बी की 9:4 है, और वो कह रहा है √A/B + √B/A निकाल ले। तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है यार, वैसे तो 9 के 4 के ए और बी आना चाहिए, लेकिन वो डिवाइड में डालूंगा के कट जाएगा, तो सीधा A9B4 डाल लेते हैं। तो ये 9/4 का रूट तुम सीधा देख रहे हो 3/2, और B/A उल्टा हो जाएगा 4/9, और 4/9 का रूट आप देख रहे हो 2/3। एलसीएम 9 + 4 13/6। ठीक है भैया, यानी आंसर आ गया मेरा डी पार्ट। अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि फिर कह रहा हूँ भैया कि टाइपिंग मैंने भी कराई है और कहीं और से भी ऐसी टाइपिंग ली है, तो इसमें कहीं कहीं एक आधा हो सकता है कोई आंसर वांसर मैच ना करे, या कोई क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर हो गई, कोई ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गई हो, क्योंकि मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाया इसे। ठीक है भैया, तो बस जैसा हमें मिला है और हमने टाइप करा दिया, वैसा ही हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, कोई एरर आएगी तो बना देंगे, या नहीं बना पाए तो बस कंसेप्ट समझा के छोड़ देंगे। ठीक है, देखते रहना। सर ए और बी की रेशियो 3:7 है, वैल्यू इसकी निकालनी है, तो आप भी जान रहे हो A3 के B7 के, पुटी करोगे। अच्छा कुछ कुछ कर ही लो वैसे तो यार, A3 के B7 के, और जहां आप डालोगे वहां के ऊपर भी कॉमन आएगा, नीचे भी कॉमन, के ने कट जाना है, तो के को छोड़ो ना, 3 और 7 डालो। तो देखो डायरेक्ट अटैकिंग, लेकिन बहुत ध्यान से करना।
कि इतना घटिया भी मेरे से एरर पे चला जाए तो बढ़िया वाले वैसे ही गड़बड़ हो जाए, तो फिर रिजल्ट कहाँ बचा मेरा। तो आसान वाले थोड़े ध्यान से करो और उनकी प्रैक्टिस को छोड़ो मत। ठीक है भैया। हाँ जी, तो ए की जगह मैंने डाला 3 3 3 9 प्लस बी की जगह डाला 2 7 2 7 14, फिर ए 3 4 3 12 5 7 35। ठीक है, ये आ गया 23 डिवाइडेड बाय 47 यानी बी पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोलो। The ratio of boys and girls in a school found to be 15:32. बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है। ठीक है भैया, तो बॉयज रेशियो में कॉमन नंबर कटा होगा, एक्स बोल के वापस दे दो, 15x 32x हो गया। हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशियो 2:3। चलो अब जो कह रहे हैं मान लेते हैं। बोलते हैं कितने बॉय और कितनी गर्ल्स जो कि इक्वल हो, जो कि बिल्कुल सेम होंगी, इन इस ग्रुप में ऐड कर देगी, रेशियो 2:3 हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से ना चीजों को कम कर लेना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप समझ रहे हो बॉय और गर्ल्स की रेशियो 32 है, 15:32 है, एक्स लेने की जरूरत नहीं है। वो तो ये कह रहा है भाई इस दोनों जो भी रेशियो होती है इनमें कितने बॉय ऐड कर दे, कितनी गर्ल्स ऐड कर दे, कि जो नई रेशियो है वो 2:3 हो जाए। एक बार मैं चेक कर लो इस क्वेश्चन को, मेरे को लैंग्वेज में थोड़ी सी कमी लग रही है। ठीक है भैया, एक मिनट निकाल तो देंगे, बात वो नहीं है, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। चलो ऐसे ही है, कितने कितने बॉय और गर्ल ऐड कर दें कि रेशियो हमारी 2:3 हो जाए। सर मान लो ना जितने बॉयज है उतनी गर्ल्स, एक्स बॉयज ऐड किए तो एक्स ही गर्ल्स ऐड करेंगे, तो रेशियो 2:3 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लो, आपका एक्स आ गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, 3x 2x 3x में ये 2x इधर लाओ, माइनस करो x अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो। ठीक है, 32 2 64, 15 3 45, उधर ले जाके माइनस, तो x का आंसर आ गया आपके पास 19, बी पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन आपको पता है कोई स्किल वर्क तो है नहीं उनको करने के अंदर है, तो वो आप पहले करके देखिए, बहुत जरूरी है, उसमें आपको आइडिया आएगा। पेपर कर ही इसलिए रहे हो, आइडिया आएगा यार। थोड़ी जल्दबाजी भगाई और क्वेश्चन ही गलत हो गया मेरा, और कुछ भी नहीं था, हमेशा से छठी में ही कर देता था मैं, अब तो बहुत बड़ा हूँ। ठीक है भैया, तो जरा करो फटाफट मेरे से पहले अटेम्प्ट मारो, बेस सारे 3 बनाओ, बेस सारे 3 बनाओ, मैं भी रुकूंगा नहीं, लेकिन आप मेरे से पहले करने की कोशिश करो। ठीक है जी, बेस सारे 3 बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और कहीं भी मतलब ये 9 का रूट 3, चलो 9 का रूट 3, ये तो 3 अपने आप ही हो रहा है, 3 की पावर -5। 3 का रूट सॉल्व नहीं होगा, तो रूट का मतलब पावर हाफ है, हाफ की -7 से मल्टीप्लाई करोगे -7/2। 3 का रूट सॉल्व नहीं होगा, पावर हाफ है, हाफ की -a से मल्टीप्लाई करोगे -a/2, सिंपल सा है। ठीक है भैया, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी ये -5 -7/2 हो जाएगा। उसका एलसीएम ले लोगे, -10 -7 -17/2 आ जाएगा, इज इक्वल 3 की पावर -a/2 आ जाएगा। ठीक है भैया, और फिर ध्यान देना, और अब मैंने इसे सिंपल करा तो बेस से बेस छूट गया, -17/2 इज इक्वल है -a/2, सिंपल करके ये आंसर आ गया 17, डी पार्ट। फिफ्थ, log 9 प्लस log 5 प्रॉपर्टी रिवर्स दे दो, log 9 × 5, सबको पता है मल्टीप्लाई में लॉग अलग अलग जाके प्लस में ब्रेक होता है, रिवर्स दे दी, log 45, डी पार्ट। नेक्स्ट, लास्ट एग्जाम यही हुआ है सीए फाउंडेशन का, देखो आप ये भी देखो आपकी क्या तैयारी है, आप उसे जितना तैयारी कर चुके हो उस पर कितना कंफर्टेबल कर पा रहे हो। लॉग बेस ए एंगल √3 इज इक्वल है 1/6, ए की वैल्यू पूछ रहा है। आप लॉगरिथम को एक्सपोनेंट नोटेशन में कन्वर्ट कर दो ना, ए की ये वाली पावर √3 के इक्वल होनी चाहिए, यानी ए की पावर 1/6 इक्वल √3, ये बन गया। ठीक है भैया, अब आपको वहां पर ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की पावर 1/6 √3 का मतलब तो रूट का मतलब तो पावर हाफ है, बस ये पावर 1/6 उधर भगा दे। सर वो तो नॉर्मल है, पावर 1/6 मतलब कोई भी पावर उधर ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी ये पावर 1/6 उधर जाके इसकी होल पावर 6 हो जाएगी, तो हाफ के साथ 6 और आ जाएगा, बोले तो 6/2 हो जाएगा ना, इतना तो माइंड में कर लेते हो आप।
तो 3 का क्यूब हो गया 27, आंसर आ गया सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना जरूर, चाहे कोई भी। समझ नहीं आया। हाँ दोबारा से आ गया। आप ये देखो लॉग ए एंगल बी, लॉग बेस ए एंगल बी इक्वल सी, इसके एक्सपोनेंट नोटेशन बोलना एक बारी पावर नोटेशन में, ए की पावर। भूल गए? हाँ अब ध्यान से सुनो, अगर भूल गए तो बस ये तो बहुत छोटी बात थी जो आप भूले, ठीक है। आप ऐसे याद करो, देखो ये एग्जाम्पल बना के रख लिया करो ना, अगर आप भूल जाओ, कोई भी भूल सकता है, ठीक है भैया। तो लॉग बेस 2 एंगल 32 का मतलब 5 होता है, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 इक्वल 32, लॉगरिथम का एक्सपोनेंट कन्वर्जन होता है ये, ठीक है। तो अब आप देखो इसको अगर एक्सपोनेंट कन्वर्ट करते तो a की पावर c इक्वल b, पहले इसमें कोई दिक्कत है? अब वापस आ जाओ, तो मैं कह रहा हूं ऐसे में कैसे ये निकालूं, अलजेब्रिक इक्वेशन में निकाल लूं लॉगरिथम में, तो a की पावर 1/6 इक्वल है √3, मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी, क्लियर है या नहीं इतना? yes, और आप देखो a की पावर 1/6 √3 को आप रूट को मतलब पावर हाफ लिख ही सकते हो, आपको चाहिए a पावर 1/6 उधर भगा दो, डबल हो जाएगी, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। और ब्रैकेट खोल दो, 3 की पावर 6/2 मतलब 3 की पावर 3, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, क्लियर है कि नहीं? yes sir. नेक्स्ट अगला देखो भैया, m प्लस √m इज इक्वल है 6/25। आप मत भूलना, होता क्या कि पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन बैक टू बैक आए, तो हमने एक बार ही बोला था क्वाड्रेटिक बना के कर सकते थे, लेकिन फिर बोला था उल्टा पुट करके देख ले, बड़ी जल्दी हो रहे हैं, तो उस वक्त तो फटाफट फटाफट हाँ जी पुट करके होते जा रहे हैं, उस वक्त टॉपिक निपटा दिया, पेपर में आपको फिर क्वाड्रेटिक दिख रही है, रूट दिख रहा है, स्क्वायर करके हटाना चाहिए, आंसर है, ठीक है। पुट करके है बनेगी तो क्वाड्रेटिक, लेकिन कौन बनाएगा भाई, पुट करके वेरीफाई कर ले, और पुट करने में भी समझदारी रखो, पक्का भैया ये कोई दो ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें ऐड करके कंप्लीट नंबर आ रहा है, रूट वाला नहीं आ रहा, विदाउट रूट वाला आंसर आ रहा है, यानी एम कोई ऐसी चीज है जिसका रूट सॉल्व होगा, तो मतलब कम समझ का बच्चा होगा ना, पहले 2/25 डाल के बेचारा एलसीएम पे चला जाएगा, भाई तेरे को क्यों नहीं दिख रहा 2 का रूट पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो रूट वाला नंबर है, उसे ऐड करके बिना रूट वाला कैसे आएगा, तू क्यों 2/25 डालेगा, क्यों 3/25 डालेगा, 3 का भी रूट पूरा नहीं सॉल्व हो रहा, और डिनोमिनेटर में 25 है तो 1 तो आना ही नहीं चाहिए, तो 1/25 आंसर होना चाहिए, पुट करके देख लो, 1/25 प्लस 1/25 का रूट 1 का रूट 1, 25 का 5, अब आप एलसीएम ले लो, ठीक है। ये राइट साइड वेरीफाई कर गई, यानी आंसर हो गया आपका बी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। क्वाड्रेटिक के रूट पूछ रहा है, एक और बात सुन लेना भैया, ये भी कभी कभी काम आ जाएगी, कभी कभी काम आ जाएगी, ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। काफी काम किया था, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट मैंने नहीं बोला अभी हाल फिलहाल में, और आपको पता नहीं है, ये भी पक्की बात है। एक क्वाड्रेटिक है, जैसे इसके आंसर पूछ रहा है, इसको छोड़ो, वो तो निकालने पड़ेंगे और मैं निकाल दूंगा, उस बात को छोड़ना। अगर ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रही, देखो एक मतलब 3 यहाँ है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं इसे रिड्यूस तो नहीं कर सकता। और अगर डिग्री 2 वाली वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और है, हर हालत में इसका एक आंसर रैशनल जरूर आएगा। दो आंसर आते हैं ना, जैसे एक मान लो 2 आ गया तो दूसरा 3 आ गया, ऐसा नहीं होगा, दोनों कंप्लीट नहीं होंगे, एक डिवाइड में आएगा ही आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, और ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ बात, कुछ भी आएगा जरूर आएगा, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए कि भाई अगर ये 3 कट नहीं रहा, सबके पास कॉमन नहीं है, तो देखो आप मिडिल टर्म के वेक्टर तो आपको भी बनाने जानते ही हो, लो बना लोगे आप मिडिल टर्म के वेक्टर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक फील लेना, वो जो रूल कह रहा हूँ ना दिमाग में भी जाएगा, जब भैया जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और है जिसे तुम डिवाइड करके भी हटा नहीं पाए, तो तुम्हें कॉमन तो ये लेना ही पड़ेगा 3g, ये तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो तुम सोचो तुम्हारी कैलकुलेशन की इतनी प्रैक्टिस तुम्हें बताती होगी कि ये g-2 अंदर बच गया, ये तो 3g-8 हुआ ना, यानी एक आंसर आपका मल्टीप्लाई का 3 जब राइट में जाएगा तो डिवाइड में आएगा, रैशनल आंसर आएगा। तो ये भी पता हो तो थोड़ा सा और कंफर्ट लेवल आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद डायरेक्ट ही हो जाए, ये तो कम चांस बनेगा, लेकिन एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा आपका कि सर ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा था, एक आंसर तो पक्का रैशनल है, मतलब 0 तो आंसर हो ही नहीं सकता, +-5 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 8 एंड 2/3 और 2 एंड 8/3, और मान लो तीसरी ऑप्शन भी कंप्लीट की होती तो मैं तो बस एक ही ऑप्शन होती रैशनल वाली, उसी को मार्क कर देता, थोड़ा सा चेक करके, थोड़ा सा चेक करके, रिस्क तो नहीं लेते हम, लेकिन अभी ये चीजें काम नहीं आ रही क्योंकि रैशनल आंसर दो ऑप्शन में है, तो निकालने तो चाहिए। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, आपने देख लिया, सब ठीक ही है, अब आप माइंड कैलकुलेशन कर ही लो, इससे g2 आ जाएगा और इससे g8/3 आ जाएगा, ठीक है भैया, यानी आंसर आपका हो गया डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना,
ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। मैथ्स मतलब लिमिटेड नहीं होता भैया, कहीं से कहीं तक भी जाता है। आपका तो ऐसे बहुत कुछ लिमिट करके आता है, 90% लिमिट करके आता है, 10% इधर उधर जाता है, और वो 10% वो उसकी कोई लेंथ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज समझो आप, जो आपको पहले, अगर आप 10th 11th 12th पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो मैंने बहुत बोल रखी है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं करते होंगे। आप सुनना एक मिनट। जैसे मिडिल टर्म है, क्वाड्रेटिक है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, 2 टर्म बनाते हो उसकी, और फर्स्ट लास्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लेके फैक्टर करके आंसर निकाल देते हो, तुम्हें पता है। तो तुमने पिछले 3 साल में क्या ये नहीं पढ़ा कि 4 टर्म वाली कोई भी 4 टर्म वाला कुछ भी लिख दे, वो इवन क्यूबिक लिख दे, और ये मैंने भी पढ़ाया अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ाया आपको, इवन क्यूबिक ही लिख दे ये लो, 4 टर्म वाली क्यूबिक। तो हमने नहीं कहा भाई फैक्टर थ्योरम लगा, हमने शॉर्टकट सिखाया आपको, अभी सिखाया सीए फाउंडेशन में, कुछ मत लगा, हमने कहा पहले चेक कर लियो, 2 2 में कॉमन लेके अंदर सेम ब्रैकेट बच जाए तो तू वैसे ही क्वेश्चन कर गया, अगर ये 4 टर्म वाला क्यूबिक है तो। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो तो अंदर x माइनस 3 बच गया, 3 यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ भी x माइनस 3 बच गया, तो x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आंसर तो आ ही जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीज ना बहुत जगह काम आती है, बहुत जगह। जैसे है क्वाड्रेटिक, लेकिन मिडिल टर्म में a लिखा पड़ा है, नंबर तो है नहीं, यहाँ a लिखा पड़ा है, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कितना भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप ये देखो ना, ये ब्रैकेट खोलने पे 2 टर्म है, -2x की a से मल्टीप्लाई -2x, -6 की 2x से मल्टीप्लाई -12x सॉरी, और +12a। तो समझदार बच्चा जो इतने सालों तक मैथ्स पढ़ रहा है उसे पता है क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन ऑलरेडी ब्रैकेट खोलने पे 4 टर्म है। तो मेरे को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं ढूंढना है, मेरे को फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लेना है। अंदर अगर अंदर फैक्टर सेम बन गए तो वैसे ही खत्म हो गया, और ज्यादा बारी ये हो ही जाता है। 2x आपने कॉमन लिया, अंदर बच गया आपके पास x माइनस है, -12 आपने कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस है, देखो सेम बच गया, आंसर है। इससे दिख रहा है x आ जाएगा, दूसरे से दिख रहा है 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 एंड a यानी बी पार्ट। दूसरा वो तो था ही कि वापस पुट के करके वेरीफाई करें, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगना है अगर आपकी नॉलेज ये वाली नहीं है तो। चौथी ऑप्शन हो तो 4 पार्ट तक पुट ही करते रह जाओगे फिर तो आप। नेक्स्ट देखो, जो अभी बोला, पहले बोला, बहुत बारी बोला, 4 टर्म में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाइक्वाड्रेटिक है, छोड़ो, 2 2 में कॉमन लेके ब्रैकेट सेम बन जाए तो बस आंसर वही है तुम्हारे। ठीक है भैया, अब देखो अगला वाला क्यूबिक में जो भी कोई भी ट्रिक ले लो, नई वाली सिखाई है पुरानी वाली टाइम तो कुछ तो लगेगा। सर 4 टर्म वाला है क्यूबिक, फर्स्ट टू लास्ट में कॉमन लेके देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर सेम बन गया तो अभी हो जाएगा पी स्क्वायर कॉमन 2p - 1 -2 कॉमन 2p - 1। लो जी, ब्रैकेट के अंदर सेम है, आंसर आ गया तुम्हारे। ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल रखोगे, p हाफ आ गया। ठीक है भैया, और ये वाला फैक्टर p स्क्वायर -2 0 के इक्वल रखोगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, और p प्लस माइनस √2। ठीक है, देखते हैं, उसने रैशनल रूट पूछा, रैशनल मतलब डिवाइड वाला, ये है ना रैशनल, ये तो इरेशनल नंबर होता है √2 तो 3 रूट में से रैशनल रूट 1/2 है, यानी सी पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। 11th रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा आपसे, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कॉलम मैट्रिक्स, हाँ सिंपल। ठीक है, बी पार्ट, ये आपके 2 मॉक टेस्ट में भी दोनों में था, कॉलम का ट्रांसपोज रो, रो का ट्रांसपोज कॉलम, प्रीवियस ईयर भी आया। ठीक है, एक छोटा सा मूवमेंट देखना एक बार, इसको ऐसे मत कर देखना जैसे ये दिया हुआ है, जैसे a क्यूब कुछ दिया हुआ है, a पावर 4 कुछ दिया हुआ है, आयोटा स्क्वायर की वो वैल्यू कह रहा है, याद दिला रहा है भाई तुम्हें हमेशा से पता थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी, -1 होती है, तो बोल रहा है a स्क्वायर बताओ। ऐसे देखोगे तकलीफ में आ जाओगे, a क्यूब पता है, a4 पता है, तो a स्क्वायर कहाँ से निकालोगे भाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, उसको छोड़ो आप 1 मिनट आप ये याद करो कि आयोटा स्क्वायर जैसे -1 होता था, तो 11th में आप पढ़ते थे आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता था, ये याद होगा आपको, और आयोटा की पावर 4 1 होता था, ये 3 फॉर्मूले में यूज करते थे खूब। 1 मिनट आप उस चीज को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि यहाँ एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। मान लो मैं कह रहा हूँ एक मैट्रिक्स है जिसमें मैं डायगोनल पर आयोटा लिखूंगा, ऑफ मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का टाइप मान लो आप, लेकिन डायगोनल पे 1 नहीं लिखेंगे, हम आयोटा लिखेंगे, और ऑफ डायगोनल पे 0 लिखेंगे। तो एक छोटी सी बात है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, तुम्हें पता है मैट्रिक्स का स्क्वायर एलिमेंट का स्क्वायर होता नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ सेकंड कुछ मिनट खराब होंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आएगा क्या, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ना, जैसे 1 होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आएगा a स्क्वायर आपका। अगर आप a क्यूब करोगे, वैसे तो आपको पता है इस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, टाइम लगेगा ना बहुत सारा, शॉर्टकट है यार, मैं तो कह रहा हूँ करना तो 3 बार ही चाहिए, प्रॉपर वही है, लेकिन करेगा तो जो आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ लिखी जाए वही आएगा आंसर।
और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, करके देख ले 3 बारी मल्टीप्लाई, ये आएगा। तो अगर तुमने एक्सप्लोर कर लिया तो तुम ऐसा क्वेश्चन फिर सीधा ही निकालोगे और कीमत सीधा निकालने की। तो a की पावर 4 क्या आएगा, 4 बारी करना चाहिए, लेकिन छोड़ना, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, ये आएगा। अब चेक करो अपनी इस नॉलेज को, a की पावर 4 दिया 1001, ठीक है, a क्यूब दिया, वही मतलब जो आयोटा का क्यूब होता है, 0 माइनस आयोटा 0। तो a स्क्वायर पूछ रहा है तो जो आयोटा का स्क्वायर होता है डायगोनल पे -1 बाकी 0 वो होगा। और अगर a पूछ ले यहीं पर तो आयोटा डायगोनल पे और बाकी 0 ऐसे होगा। ठीक है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हुआ, ये कैलकुलेशन पे नहीं निकलेगा, ध्यान देना, ये हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है भैया, तो यानी मेरा आंसर आ गया, देखो उसने पूछा मेरे से ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर का मतलब ये आ गया -1 ऑफ डायगोनल 0 0। ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट सम ऑफ मनी, कैलकुलेटर पकड़ो भाई, कैलकुलेटर पकड़ो, मैं भी लाता हूँ उठा के। हाँ जी, थोड़ा स्पीड लेने की कोशिश करना, लेकिन समझ के बाद, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया जबरदस्ती भगाने से गलत हो जाएगा। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹42,800, कितना प्रिंसिपल 42,800 प्रोड्यूस करेगा एज एन इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू नहीं, एज एन इंटरेस्ट। ठीक है भैया, ये इंटरेस्ट है, लेकिन अभी ये नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पे। टाइम 3 साल 3 महीने है, ध्यान देना। रेट 2.5% पर एनम है, और सिंपल इंटरेस्ट से बोल रहा है, कितना इंटरेस्ट, तो भैया फॉर्मूला ही है कोई। ठीक है, लेकिन बस वो टाइम आपका मतलब रेट पर एनम है, तो टाइम भी साल में होना चाहिए। तो 3 साल 3 महीने का, 3 साल तो ठीक है, 3 महीने के साल बनाओगे, 12 से डिवाइड करोगे, ये 3 + 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है, आप मिक्स फ्रैक्शन ही सिंपल कर लो, ये 13/4 आ जाएगा, 13/4 ईयर। और अब आप सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, और उसका फॉर्मूला आप अपने वाला ही ले लो, PIT। ठीक है भैया, और प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट आपका 42,800 है, प्रिंसिपल निकालना है, आई फैक्टर आपका रेट 2.5% है, 100 से डिवाइड करोगे 0.025 हो जाएगा, और टाइम आपका 13/4 है। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन फोकस से चीजें लिख के अगर लेना, जान लगे ना एकदम से नहीं है, थोड़ा सा उलझन आ जाए, गलत ना हो जाए, एक एक चीज लिख लो भाई, इसी में गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं होगी तो। ठीक है भैया, सोचने में आगे आप कर सकते हो अगर आपकी ठीक प्रैक्टिस है। ठीक है, बस अब करो कैलकुलेशन। 42,800, किसी का आंसर पहले आ जाए तो बता देना भाई। ठीक है भैया, तो ये आ गया, पहले डिनोमिनेटर 13 × 0.025 मेमोरी, और 42,800 × 4, ₹5,26,769.23। ये बी पार्ट, और आगे 23 पैसे और आया है, तो यही हो गया, यानी आंसर ये आ गया बी पार्ट। एक छोटा सा बताओगे भैया, क्या आपका जो मैथ्स का पेपर होगा उसमें OMR शीट होगी, हाँ या नहीं? छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, जरा बोल देना। अब आपने मान लो ये क्वेश्चन नंबर ये जो भी है आपने निकाल लिया 13, अब 13वां क्वेश्चन आपने मार्क बी आप निकाल चुके हो, आपने बी को क्या आप साथ ही साथ मार्क करोगे, मतलब 13वां हुआ तो 13 को मार्क कर रहे हो, फिर 14वां हुआ तो 14 को, ऐसे करोगे क्या? सर बाद में करेंगे, लास्ट बाद में। में करेंगे। ये मत करना, कभी कभी किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन रह जाती है, आपको पता है करा है लेकिन शायद गड़बड़ है, तो आप उस पर एक मार्क लगा के छोड़ोगे, कंफ्यूजन है, और उसका आंसर कंफ्यूजन में बी निकाल रखा है, तो पहले बी थोड़ी मार्क कर दूंगा, बाद में बिठाऊंगा थोड़ी। तो अजीब अजीब पता नहीं अचानक से पेपर में ही वो OMR को तो सोचा ही नहीं। तो मतलब बच्चे ने हर चीज पहले से तैयार करके रखी होती है, पेन ये वाला लेके जाऊंगा, इसी पेन से 10 दिन पहले से लिखूंगा, सारी चीजें ऐसे तैयार होती हैं बड़े पेपरों में ना। ठीक है, तो वही बात है कि OMR पहले सारे आंसर मार्क कर लो आप, फिर आराम से तसल्ली से आप OMR पे मार्क करो, लेकिन पेपर से 5 मिनट पहले भी शुरू मत करना। आपका 100 क्वेश्चन का पेपर आपने 80 कर लिया, और टाइम अब कम ही बचा है, 25 मिनट ही बचे हैं, तो पहले 80 की मार्किंग लगा दो आप, फिर बचे हुए निकालो, क्योंकि लास्ट में फिर OMR मार्क करना रह गया, फिर गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो वो चीजें, आप बड़े हो वैसे तो, लेकिन सोच के चलना। नेक्स्ट, on what sum will the compound interest at 5% per annum for the 2-year compound annually be 3280?
किस प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट CI 3280 हो जाएगा, 3280 हो जाएगा किस प्रिंसिपल पे? एक मिनट, अब सारे मत करना भैया, जिसमें फॉर्मूला जजमेंट और एक बेसिक सा क्वेश्चन है ना, सुन के सोच के छोड़ दो, क्योंकि कोई बेटर क्वेश्चन है तो वो हम देख लेंगे ना उतनी देर में, लेकिन उसको सोचना जरूर कि हम कर पा रहे हैं ना, हमारे करने के लेवल पे है ना। किस किस प्रिंसिपल पे, आप सिर्फ सुनो, इसे मैं पहले ही बता दूंगा, ये सुनने वाला है बस। कंपाउंड इंटरेस्ट 3280 है किस प्रिंसिपल पे, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 साल है, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेशन है। तो फॉर्मूले वगैरह जरूर कर लेना, ऐसे छोड़ना नहीं है एक बार। सर कंपाउंडेड कैलकुलेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ और फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला आप मेरे पे लिखने से पहले चेक कर लिया करो, माइंड में बोल लिया करो, भाई सही सोच रहे हो ना। भाई सबको पता है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दोगे, प्रिंसिपल मिसिंग है, I 0.05 डाल दोगे, N2 डाल दोगे, एनुअल कैलकुलेशन है तो 2 ही बारी कैलकुलेशन करनी है, रेट भी एनुअल है, और बस वो कैलकुलेशन तो ही जाएगी, प्रिंसिपल आ जाएगा। कोई दिक्कत लगे तो बोल देना, फिर पूरा करेंगे। नेक्स्ट ये जरूर करना है भैया, और ये टाइप आप अच्छे से सारे पहचान लो, ये पक्का पक्का आना है, और ये मेरे को नहीं लग रहा अभी आप सबका तैयार है, ये श्योर टाइप है, मार्क करना है तो कर लो, ठीक है। 2020, 19, 18 सारे पेपरों में चल रहा है ये टाइप, सारे पेपरों में, ठीक है भैया, बस नंबर बदल रहा है वो, ध्यान से सुनना, होल्ड करके सुन लो एक बारी। बोलते हैं कोई P रुपीज 5100.5 और 5203 रुपीज हो जाता है दूसरे और चौथे साल के एंड में, ठीक है। P रुपीज आया था, ये पिछले भी मॉक टेस्ट में एक में आया था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आया था, और सिंपल इंटरेस्ट का बहुत आसान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पे थोड़ा सा बेटर है, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा बेटर है, एक बारी टाइप सुन लो और फिर कंपैरिजन में भी सुन लेना SI और CI में क्या फर्क चल रहा होता है, तब जाके क्वेश्चन पूरा तैयार होगा आपका। अभी क्या कह रहा है, P रुपीज सेकेंड ईयर के एंड में 5100.5 रुपीज हो गया है, और फोर्थ ईयर के एंड में ये फ्यूचर वैल्यू इसका 5203 रुपए हो गया, बस सिंपल, ठीक है भैया। R रेट से हो गया, R% पर एनम रेट से हो गया, कंपाउंडेड कैलकुलेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के एनुअल कैलकुलेट किया गया है, तो P और R पूछ रहा है आपसे, ठीक है भैया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट CI का क्वेश्चन हुआ, ध्यान देना, तो है तो सिंपल सा यार, 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू दी है, 4 साल बाद की दी है, और अमाउंट फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला P × 1 + I की पावर n है। एक मिनट रुक जाओ जरा, ध्यान से सुनो, पेन मत चलाना कोई भी। 2 साल बाद का अमाउंट पता है आपको 5100.5 है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पता, रेट पता नहीं, जैसे R/100 करके आई निकालोगे वो पता नहीं, N 2 साल है, N2 डाल दिया, फ्यूचर वैल्यू डाल दी, एक इक्वेशन है, अब 4 वाली डालो। 4 साल बाद अमाउंट आपका 5203 है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट R/100 वो आई बनेगा, और N का मतलब 4 है। अब आपको P और I दोनों ढूंढने हैं, तो पहले लॉजिक सुन लेना, आप जानते हो 2 वेरिएबल इक्वेशन है, लेकिन अगर जो टर्म है P और I वाली, जो ब्रैकेट चल रहे हैं आपके, वो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो मैथ्स का रूल है वेरिएबल कोई तब आएगा जब 1 वेरिएबल इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल वाली में तो कोई भी नहीं आएगा। और अब एक वेरिएबल कम करना है, जबकि ये मल्टीप्लाई में चल रही है चीजें, तो डिवाइड करने से कटेंगे, और हम माइंड में सोच चुके होंगे डिवाइड करते ही P से P कट जाएगा, एक I वाली इक्वेशन और I आ जाएगा। लेकिन ये भी पता होना चाहिए बड़े को छोटे से करो, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन और मुश्किल नंबर ना बन जाए, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बड़ी वाली को, ज्यादा पावर वाली को 1 बोलूं और कम पावर वाली को 2, तो बड़े को छोटे से, नहीं तो फिर उल्टे में क्वेश्चन गलत कर दोगे आप जल्दबाजी में, ठीक है। बस ये इतना ही रूल है, अभी सुन लेना ध्यान से, P से P कट जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट को सेकंड से कर रहे हो, बार बार कह रहा हूँ, उल्टे पुल्टे की तो दुनिया गलती करती है इसमें, जल्दी में होते हो ना आप। फर्स्ट को सेकंड से, बड़े को छोटे से, ये डिवाइड करोगे, P कट गया, 2 ब्रैकेट कट के 2 बच गए। अब कैलकुलेटर पे कोई निकालनी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं भैया, ये यूं हो जाएगा, अभी आई आ जाएगा, आई जो भी आएगा इंटू 100 करोगे R आ जाएगा, ठीक है। रेट आ गया, और फिर वो आई यहाँ डाल के सॉरी शिफ्ट मार दोगे तो P भी आई जाएगा, बताने जैसा तो कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ फिक्स है, पक्का ही आएगी, इस पे कोई क्वेश्चन बन रहा है अभी तो बोल दो, और कैलकुलेटर चला के पूरा करके देखो हुआ कि नहीं हुआ। 5203 डिवाइडेड बाय 5100.5, वो आ गया 1.020, और स्क्वायर इधर आके हो गया रूट, तो वो रूट सॉल्व करके मेरे पास 1.00998 ऐसा आया भैया, ये डिवाइड करके और रूट करके, और इधर 1 + I बचा हुआ है, यानी I में 1 माइनस कर लूंगा तो ऐसे आएगा, देखो 0.009998 ऐसे आएगा। तो आपको ऑप्शन ये कोई भी नहीं मिल रही, आप तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है। अरे ठीक है, ये I है, रेट बनाएगा,
तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, डेसिमल 2 डिजिट राइट भागेगी, यानी 0.9998 आएगा। सर नहीं है ऑप्शन, क्या करूं? अरे 0.99 तो 1 ही होता है, और ऑप्शन 1 तो सब में लिख रखी है उसने रेट में। तो ऐसा तो नहीं ऑप्शन नहीं मिली, लेकिन अभी फाइनल नहीं कर पा रहे क्योंकि लगभग 1% हो गया। ये ध्यान देना, आंसर आई है 100 से मल्टीप्लाई करके 0.998 आया, और 0.99 अप्रोक्सीमेट 1% होता है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है भैया, तो 1% के आंसर तो ए और बी है ना। अब हम दो जगह फंसे हुए हैं, तो प्रिंसिपल ढूंढना पड़ेगा, मतलब अब ऐसे ही मार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल 5 और 4 में जो है वो लू। ठीक है भैया, अब वो आई की जो वैल्यू आपने निकाली थी, जो भी आई की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट कर लो, और ज्यादा बढ़िया आपने पीछे 1 प्लस आई निकाला था, 1 प्लस आई की ही डाल दो। देखो मैंने लिखी हुई है, 1 प्लस आई का बस स्क्वायर करना है मैंने, यहाँ डालो, सॉरी यहाँ डालो, 1 प्लस आई की वैल्यू यहाँ डालो स्क्वायर करके, मतलब वो मेमोरी में डाल के डिवाइड मार देंगे। ठीक है, करना हाथ से निकालना, क्योंकि जो बात सुनने में तो ठीक है हो गई, अब करने में कैलकुलेटर कैसे चलाना उसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। ठीक है, आई अगर ये लेना है तो इसमें 1 ऐड कर ले, उसका स्क्वायर कर ले, और फिर मेमोरी में डाल के इसको डिवाइड कर ले। ठीक है, करो अपने हिसाब से करो, देखो कैसे करोगे, कंफ्यूजन है तो बोलो। तो ये 1.00998, ठीक है, चाहे आपने आई ए निकाल रखा है, इसमें 1 ऐड कर लो, वो आ गया 1 प्लस आई, वो मैंने कैलकुलेटर में भर लिया है, इनटू स्क्वायर कर लिया 1.0200, ऐसा कुछ आ गया, मेमोरी में डाल दिया है 5100.5 डिवाइडेड बाय मेमोरी, 5000 रुपया 1 पैसा, ऐसा आंसर आया मेरा। तो यानी 5000 रुपीज आंसर हो गया। तो ये ए पार्ट हो गई, पक्की टाइप है। नेक्स्ट 16th, a certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounted to rupees 120 at the end of the year, find the sum। ठीक है भैया, मत करो, एक बारी बस सुन लो ध्यान से। बोलता है कोई प्रिंसिपल, कोई सम प्रेजेंट वैल्यू पैसे का 4% पर एनम रेट से, जिसकी कैलकुलेशन साल की नहीं इंटरेस्ट की सेमी एनुअली करनी है, वो नहीं छूटना चाहिए बस। ठीक है भैया, की गई तो वो अमाउंट हो गया 1,20,000 रुपया, 1 साल बाद ही हो गया। तो बोलता है प्रिंसिपल ओरिजिनल वैल्यू जैसे सम कह रहा था पी बता दो। तो आपको भी पता है भैया कंपाउंडेड कैलकुलेशन है। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला मत करो, सिर्फ चेक कर लो इसे, लेकिन चेक जरूर कर लो, और मेरे से पहले सोचो अब ये आना चाहिए, अब ये आना चाहिए। अमाउंट है 1,20,000, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, ये साल का रेट है। देखो आपने नहीं सोचा तो अब गड़बड़ कर रहे हो, आधे साल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आधे साल की कैलकुलेशन है, 2% हो जाएगा, और उसका आई फैक्टर 0.02 हो जाएगा, और 1 साल बाद की ये वैल्यू थी तो 1 मत डाल देना, 1 साल में हाफ ईयरली कैलकुलेशन, हाफ ईयर 2 बार ही आएगा। अब आपको बस कैलकुलेटर ही चलाना ही, तो ये फोकस का काम हो गया ना। उस फोकस के 15-20 सेकंड चाहिए और आपने वो इन्वेस्ट नहीं करे तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ध्यान देना। ठीक है, अभी आगे कैलकुलेशन में मत जाना। नेक्स्ट 17, ये वाला करेंगे तो इसको आप साथ साथ शुरू करना चाहें या समझ के करें। 17 ध्यान देना, एक भैया रेशियो प्रपोर्शन का एक अलग से ही टॉपिक है, और रेशियो तो मैथ्स में कहीं भी दे देता है। इसमें सबसे बड़ी गलती ना, मतलब मैं डिलीवर कर ही नहीं सकता, जब तुम्हारा कोई बहुत बड़ा एग्जाम ना 1 नंबर पे रह जाए, मान लो कि तुम्हारा जो टोटल पास जो भी चाहिए ना सीए फाउंडेशन में, सिर्फ 1 या 2 कम आ जाए, आपको कितनी तकलीफ लगेगी उस दिन। तकलीफ माननी नहीं चाहिए, अगली बारी फिर अटेम्प्ट मारना चाहिए। ये कंपटीशन है, इनमें ऐसा ही होता है। ठीक है भैया, इतने बड़े बड़े लोग हैं भैया, अभी करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे, 10 बारी पूरा सीए, पूरे सीए में मतलब 5 अटेम्प्ट होते हैं ना, 10 अटेम्प्ट में निकाला, लेकिन निकाला। ठीक है भैया, तो मैं ये नहीं कह रहा आप 10 अटेम्प्ट करना, मैं कह रहा हूँ गिव अप नहीं करना। ठीक है भैया, वापस तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मोमेंट क्या था, रेशियो का क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका रिवर्स पढ़ने के चक्कर में। उल्टे पुल्टे का मतलब किसी से भी होता है, ध्यान देना। तो रट के चलना होता है यार, जो जिस ऑर्डर में रेशियो दी है ढंग से। अब होता क्या, क्योंकि यार हम क्या करेंगे, हम माइंड में करेंगे आधी चीजें, और आधी चीजें माइंड में करने में वो रिवर्स का ध्यान ही नहीं रहता भैया। तो वो लिखो, उसने क्या कहा, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के रेशियो 216/127 है। बिल्कुल ध्यान से लिखिए देखो, और गलत ना कर दूं, देखो आपको समझा समझा के पकड़ लेना जरा। ठीक है सर, दी होगी, रेट पूछ रहा है सर। तो भैया इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का तुम्हारे पास फॉर्मूला रेशियो दिया, तुम फॉर्मूले में चीजें सोचोगे, फॉर्मूला डाल के क्या हम उससे रेट बैलेंस कर पाएंगे। तो सी आई का फॉर्मूला होता है P × 1 + I की पावर n-1।
और 3 साल टाइम दिया हुआ है, ध्यान देना टाइम 3 साल है, और ये भी दिया हुआ है कैलकुलेशन एनुअली है, यानी टाइम 3 है तो 3 ही बारी कैलकुलेशन करनी है आपने। ठीक है, अब आपको रेट निकालना है। तो मैं कह रहा हूँ है तो कुछ भी नहीं, तो बच्चा तो ये देख ही रहा है कि यार मल्टीप्लाई का पी डिवाइड में भगा दो तो रेशियो ही बनी, और रेशियो तो हमें पता है, रेशियो हम डाल लेंगे, है ना, और वो n3 है वो डाल लेंगे, तो बचा आई आई आ जाएगा, और आई को 100 से मल्टीप्लाई करोगे रेट आ जाएगा। है तो कुछ भी नहीं, होना तो है, लेकिन मेरी गलती पकड़ना, अगर हो जाए तो, अगर हो जाए, बिना गलती किए मत बता देना भाई, बोल दो कोई तो। रेसिप्रोकल करेंगे। उल्टा दी है पी और सी आई की, आप डाल रहे हो सी आई और पी की। ठीक है, तो पी और सी आई की दी है, तो आपको सी आई पी रिवर्स चाहिए तो पलट के डाल लो। ठीक है, तो बस ऐसे हो जाता है गड़बड़। और हम एक क्वेश्चन को कुछ मानते नहीं, हम जल्दबाजी में हो गए, 2-4 गलत हो जाते, क्या फर्क पड़ रहा है, कह रहा हूँ ना, 1-2 नंबर पे रिजल्ट आना हो तो। ठीक है, -1 उधर गया, +1, 1 + i⁻3। ठीक है भैया, और आप ध्यान दो, ये एलसीएम ले लोगे, देखो 216 उधर जाके ऐड कर लो, ये 343 आ जाएगा एलसीएम लेके, 343। एक्चुअली इसमें कैलकुलेटर मत चलाना, वैसे तो चला सकते हो, मना तो नहीं है, लेकिन भाई तुम्हें ध्यान होना चाहिए यार, 216 तो 6 का क्यूब है। तुम अपनी पुरानी प्रैक्टिस को जो तुमने 10 साल की उसको बर्बाद करके थोड़ी चलोगे कैलकुलेटर के चक्कर में। तो अगर दिख रहा है 216 6 का क्यूब है तो एलसीएम ले लो, ऊपर भी क्यूब ही बनेगा। एलसीएम लेके 343 आ गया, ये 7 का क्यूब होता है, तुम्हें याद होगा, नहीं याद हो तो फिर कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, डिवाइड कर लो, और फिर क्यूब रूट के लिए देखो ना यार कितना पंगा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये 7/, आप तो ऐसे डिवाइड मारोगे आप कैलकुलेटर पे, ठीक है, 7/6 1 पॉइंट कुछ आएगा, उसका क्यूब रूट, तो फिर वो ट्रिक थी ना, अब तो याद भी नहीं होगी तुम्हें, कि 12 बारी स्क्वायर रूट करो इसे, फिर -1 करो, फिर इंटू क्यूब रूट मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर +1 करो, फिर इंटू इज इक्वल टू 12 बारी दबाओ, टाइम तो लगता है ना उसमें। ठीक है भैया, तो वो तो स्पेशल कहानी हो जाएगी ना, रैशनल पावर सॉल्व करनी तो तुम्हें पता नहीं है क्या, क्यों कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो रहे हो, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, क्यूब इधर आके क्यूब रूट, यानी ये 7/6 है। ठीक है भैया, और 1 को इधर भगा दो तो ये 7/6 -1 इक्वल आई है, यानी ये एलसीएम लेके 1/6। अब चला लो कैलकुलेटर, अब कौन मना कर रहा है। ठीक है भैया, तो 1/6 तो आई आएगा आपका, 1/6 तो आई आएगा, और इंटू 100 करने पे परसेंटेज आ जाएगी 16.66। ठीक है, नहीं क्या करा, आई पूछा है क्या। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई फैक्टर ही दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो 1/6, हाँ आई फैक्टर ही दिया हुआ है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, लेकिन इसने दिया आई फैक्टर हुआ है, 0.166 आया हुआ है, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से वही मार्क कर दो, उसने इंटू 100 नहीं कराया, परसेंटेज नहीं बनाई। ठीक है भैया, 0.166। नेक्स्ट, ध्यान देना, an amount is lent at a nominal rate of 4.5% per annum compounded quarterly, what would be the gain in rupees over when compounded annually। बहुत ध्यान से सुनो, एक बार इसको छोड़ो, आप इस क्वेश्चन को दिमाग से निकालो, कुछ और याद करो। हमने कहा 4.5% पर एनम रेट से हम आपको कुछ पैसा उधार देंगे, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4.5% दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं साल में 4 बार ही कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट क्वार्टरली करूंगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 4.5 नहीं रहेगा, कुछ ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जो इफेक्टिव रेट रहेगा, मान लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4.577 रहेगा, जो ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतने का गेन है मुझे। ठीक है भैया, दिखने में 4.5% रेट है, लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया और कुछ ज्यादा आ गया, तो जितना ज्यादा वो गेन, तो ये वही क्वेश्चन तो है, एक अमाउंट को उधार लिया गया है 4.5% पर साल के रेट पर, तो दिखने में रेट 4.5 है, लेकिन कैलकुलेशन क्वार्टरली होनी है, बोलता है गेन बताओ आप, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। ठीक है भैया, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 + i⁻n-1। इसमें क्या गलती हो सकती है, हर दोनों मॉक टेस्ट में उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछा, हर पेपर में ये भी एक क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है भैया, तो उसमें ना रेट आप यही वाला मत पुट कर देना भाई, ये तो साल का है, अब आप क्वार्टरली कैलकुलेशन कर रहे हो तो 1/4 तो करना पड़ेगा ना उसका, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 1/4 ही नहीं, मतलब 100 से भी डिवाइड करोगे आई के लिए तो डिवाइडेड बाय 400 ही कर दो, तो ये आ गया 0.01125, 1 + i का मतलब, और एक साल मत पुट कर देना, साल में 4 बार ही कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की, क्योंकि क्वार्टरली है। ठीक है भैया, तो अब आप देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, तो ये आया मेरे पास 1.1
0.1125 into 1.04576 माइनस 1। ठीक है भैया, यानी 0.04576 आ गया 1 माइनस करके। ठीक है, और ये आई वाला फैक्टर है भैया। ठीक है, ये आई फैक्टर है, ध्यान देना। अब इसकी परसेंटेज बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 4.576 ऐसा कुछ आ जाएगा। पुराना 4.5 था, पुराना 4.5 था, और अब ये 4.576 बैठ रहा है। ठीक है भैया, पुराना 4.5 था। अगर एनुअल का रेट देख रहे थे तो इफेक्टिव तो 4.576 है, यानी जो डिफरेंस का है 0.076, ये डिफरेंस आ गया आपका। ठीक है भैया, और यहाँ करेक्शन है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है। आंसर तो मिल रहा है लेकिन वो डेसिमल के एक डिजिट की करेक्शन है भैया। ठीक है, तो 0.076 कर लेना आप इसमें। सी पार्ट आंसर, सी पार्ट। और पेपर में ऐसा कोई घोटाला हो जाए ना तो मतलब सी मार्क कर दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, वो अपने आप संभाल लेंगे उस चीज को, वो चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, उसने बोला भैया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एक ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू से छोटी होती है, बड़ी होती है, ऐसे कुछ अलग अलग बातें बोलता जा रहा है। तो पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही चेक करो ना। आप ये सोचो ऑर्डिनरी एन्युटी होती क्या है, ध्यान देना जरा, एक मिनट। ऑर्डिनरी एन्युटी में आप पीरियड के एंड में पेमेंट देते हो, यानी आखिरी वाली पेमेंट पे, और आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि उसके आगे कोई टाइम नहीं बचा। लेकिन ड्यू एन्युटी में, ध्यान से सुनना, बस एक छोटी सी थ्योरी है, यूं ही दिख जाएगी। ठीक है, ड्यू एन्युटी में हर पीरियड के शुरू में आप पैसा देते लेते हो, पेमेंट की काउंटिंग उतनी होती है, ध्यान देना। ड्यू में आखिरी पेमेंट का जो टाइम है उसके शुरू में लास्ट एन्युटी होती है। ठीक है भैया, मतलब आखिरी टाइम पीरियड खाली दिखता है, इसमें शुरू वाला खाली दिखता है। काउंट ऑफ पेमेंट तो उतने ही होते हैं। ठीक है भैया, 10 बार यहाँ पे किया तो 10 बार यहाँ, लेकिन यहाँ हर पीरियड के एंड में किया, यहाँ हर पीरियड के शुरू में। तो भाई किसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा बनेगी? इसमें तो आखिरी पेमेंट में इंटरेस्ट मिलना नहीं है, इसमें तो पहली पे भी मिलना है और आखिरी पे भी मिलना है। ठीक है भैया, तो एक पेमेंट का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, यहाँ पे एक पेमेंट का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, यानी ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है। तो पहला ही ऑप्शन आ गया, आगे जाना नहीं पड़ा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू एन्युटी ग्रेटर होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी से। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल देना भैया। एक बार वापसी रिपीट कर। हमने कहा पेमेंट ऑर्डिनरी या ड्यू में, हमने बोला 10 पेमेंट की हमने ऑर्डिनरी, यानी हर पेमेंट के लास्ट में दी, हर पीरियड के लास्ट में पेमेंट दी। फिर बोला हमने 10 ड्यू पेमेंट की, ड्यू एन्युटी वाली, तो हर पेमेंट के शुरू में की। पेमेंट तो 10 है, पहले पेमेंट तो कम ज्यादा है नहीं, लेकिन इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो इस पे इंटरेस्ट आगे का जोड़ोगे, इस पे आगे का जोड़ोगे, इस पे आगे का जोड़ोगे, आखिरी वाले पे आगे का कहाँ जोड़ोगे? आखिरी वाली एन्युटी तो आखिरी वाली एन्युटी तो यहीं पर है, इसके आगे तो कोई टाइम ही नहीं है, इस पे 0 टाइम का इंटरेस्ट है, यानी सिर्फ ये एन्युटी ऐड होती है, जो भी फॉर्मूला होता है। लेकिन ड्यू एन्युटी में क्या होगा भाई? इस पे आगे का इंटरेस्ट तो पहले एक पीरियड ज्यादा का इंटरेस्ट है पहली वाली पे। ठीक है, इस पे आगे का इंटरेस्ट, इस पे आगे पे, और आखिरी वाली पेमेंट पे भी एक पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट ज्यादा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ भैया, ठीक। ठीक है भैया, इसलिए ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू क्या है? ज्यादा है। दोबारा आ जाओ, एक तरीके से और आ जाओ। आपने ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है भैया, और ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बस ऐसे समझाया था, लेकिन समझा हुआ बड़ा थ्योरी होती है, मतलब ये वाली थ्योरी होती है, जब प्रूफ करते हुए बोलते हैं 20 मिनट लगाते हैं, दिमाग में चली जाती है, और 20 मिनट रखे किसके पास है? तो अब तो आप फॉर्मुलों की लिस्ट बना के याद ही करते हो। तो भैया ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू में 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, और न्यूमरेटर में होता है भाई। ठीक है भैया, तो यार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से बड़े नंबर से कर रहे हो, ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, फॉर्मूले से ही याद कर लो। फॉर्मूले से ही दिख रहा है ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू बड़ी है, ये ऑर्डिनरी की फ्यूचर है, ये ड्यू की फ्यूचर है, ये बड़ी है। ठीक है भैया, चलिए जी, अब आप एक बार ही बताओ आपका मैथ्स का पेपर कब है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो भाई। 28 को। पक्का? 30 को तो नहीं था? नहीं सर, उस दिन इकोनॉमिक्स है। अच्छा, और प्रीवियस 28 से पिछला 26? यस सर। ठीक है भैया, तो ये पेपर की टाइमिंग क्या है आपकी लॉ वाली? 2 to 5। 2 to 5 आपको मैसेज मिल जाएगा, या तो 26 की रात को ही एक क्लास का, 2 आवर की बस एक क्लास लूंगा, ध्यान देना।
ठीक है, लॉ 2 वाले डेज मत लो, इसमें मत लो। पेपर होने के बाद। हाँ ओके सर, ठीक है ठीक है। पेपर होने से पहले क्यों लूंगा मैं? तो मुझे भी पता है दिन 1-1.5 दिन है, तो वही पेपर पढ़ोगे ना। अरे आप 5 बजे आ गए, 6 बजे आ गए, मेरे को कंफर्टेबल मान लो अगले दिन मेरे को कोई काम आ गया, तो 2 घंटे की क्लास में मैंने 2 पेपर करा देने हैं, तो 2 पेपर से बहुत फर्क और पड़ जाएगा। ठीक है भैया, तो मैं आपके टाइम पे कराऊंगा या तो रात को कराऊंगा 26 की रात को, जैसा मेरे पास सुटेबिलिटी ऑफ टाइम हुआ। 26 की रात को 9 से 11 बैठ जाना बस, कराने का काम तो मेरा है। 2 पेपर जितने भी हो गए, 3 हो गए। या मैं 27 को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह करा दूंगा, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, 1-2 घंटे का क्लास दूंगा, उसमें हम पेपर ही करेंगे। अभी ये 2020 चल रहा है, उसके बाद 2019 2018 ये भी निपटा लेंगे। ठीक है जी, चलिए गुड बाय।